हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं सर्वेइंग सेकंड के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे थे कर्व का सेटिंग आउट कैसे करते हैं। सेटिंग आउट ऑफ कर्व, इसको हम कैसे प्लॉट करते हैं जब भी हमको कहीं भी, जैसे कोई रेलवे पे हमको कर्व देना हुआ, कहीं हाईवे पे कर्व देना हो, तो उसको हम कैसे प्लॉट करते हैं, उसके मेथड्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने 2 मेथड्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम 3rd मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सिंपल कर्व जो होता है। कर्व हमारे 2 प्रकार के हमने आपको बताए थे, एक सिंपल कर्व, एक ट्रांजिशन कर्व। तो सिंपल कर्व का सेटिंग आउट हम पढ़ रहे थे। सिंपल कर्व के सेटिंग आउट में 3 मेथड्स थे, जिनमें एक हमारा क्या था, बाइसेक्शन मेथड था, और जो अगला मेथड हम पढ़ेंगे वो क्या था, कॉर्ड प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वो क्या है कि जीवाओं के मतलब कि आगे बढ़ाकर, जीवाओं को आगे बढ़ाकर कैसे हम सेटिंग आउट करते हैं, उसके बारे में आज हम जो नेक्स्ट मेथड है उसमें के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी, सेटिंग आउट ऑफ कर्व, सेटिंग आउट ऑफ कर्व बाई ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट फ्रॉम, सेटिंग आउट ऑफ कर्व बाई ऑफसेट फ्रॉम, ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड, कॉर्ड प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जीवाओं को आगे बढ़ाकर, क्या जीवाओं को आगे बढ़ाकर, एक मिनट, अब ठीक है, क्या जीवाओं को आगे बढ़ाए गए जीवाओं को खसके उठाकर, क्या वक्रों की निशानदेही, हिंदी में लिख ले कि क्या चाहिए, बढ़ाई गई जीवाओं से खसके उठाकर, बढ़ाई गई जीवाओं से खसके उठाकर वक्रों की निशानदेही, हिंदी वाले लिख लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगी, आज की हमारी जो हेडिंग है ये होगी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, इसको कैसे हम करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या स्टेप फॉलो करके हम सेटिंग आउट कर सकते हैं, किसी भी कर्व को कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये कर्व हम कब बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो वक्र की स्थापन मतलब क्या होता है, सेटिंग आउट करना, मतलब कि स्थापना करें। स्थापन मतलब क्या, एक तरह से स्थापना करना, मतलब कि जैसे क्या हुआ, कोई वक्र दिया गया, उसको हमको ग्राउंड पे कैसे प्लॉट करना, उसको मतलब बोल सकते हैं कि स्थापना करना, फिर सेटिंग आउट करना। तो इसका जो हम करते हैं, ये महामार्ग, जैसे हमारे जो हाईवेज होते हैं, हाईवेज पर इसका हम ज़्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, क्या होता है, हाईवेज पर जब हमको कहीं हाईवे, कहीं 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 10 लेन हाईवे बनाना होता, तो वहाँ पे अगर हमको कर्व देने की जरूरत कहीं पड़ती ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, क्या, कॉर्ड प्रोड्यूस्ड, बढ़ाई गई जीवाओं के क्रमिक। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या करा हिंदी में, कि बढ़ाई गई जीवाओं के क्रमिक खसकों की लंबाई ज्ञात करके। ठीक है, क्या, बढ़ाई गई जीवाओं के से खसके उठा करके। अब बात करते हैं खसका क्या होता है, ये भी हमको आपको बताएंगे कि ऑफसेट होता क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका एक प्रोसीजर। सबसे पहले हम देखिए क्या करना है, इसमें एक एक स्टेप आप ध्यान दीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या करना, एक पॉइंट हम एक टेंजेंट खींच लेंगे। जैसे क्या होगा, हमारे पास एंगल दिया रहेगा, जिसको हम अल्फा या फिर डेल्टा कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे अल्फा एंगल मान के चलते हैं। क्या, अल्फा एंगल मान के अगर हम चलते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है, अल्फा एंगल जो है वो हमें दिया रहेगा, अल्फा एंगल थीटा कुछ दिया रहेगा। ठीक है, इसको एंगल मान के चलते हैं कि अल्फा कोई एंगल है। ठीक है, और एक क्या करते हैं हम, टेंजेंट, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये T1 टेंजेंट मान लेते हैं। ठीक है, T1 एक टेंजेंट मान लेते हैं, T1 एक टेंजेंट हमारा क्या, T1। अब इस टेंजेंट से जो हमारा अल्फा एंगल दिया गया, अल्फा एंगल जो दिया गया, इस अल्फा एंगल पर एक लाइन और हम खींच लेते हैं। ठीक है, और इस जो टेंजेंट की लेंथ है हमारी, जो टेंजेंट है, टेंजेंट की भी लेंथ हमारे पास दी रहेगी। ठीक है, टेंजेंट की लेंथ हमें दिया रहेगा। तो इस टेंजेंट के बराबर क्या करेंगे हम, जितना टेंजेंट है, टेंजेंट के बराबर क्या करेंगे हम, ये जो अल्फा एंगल पे एक लाइन हम खींच रहे हैं, ठीक है, अल्फा एंगल पे जो हम एक लाइन खींच रहे हैं, उतनी दूरी का, उतनी डिस्टेंस का क्या करते हैं, हम इसको काट लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, उतनी दूरी का क्या करते हैं, हम इसको काट लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी, अब क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से चाप उठाएंगे, खसका, यहाँ से क्या करते हैं, खसका उठाते हैं। अभी इस पॉइंट से क्या करते हैं, जो हमने ये पॉइंट अगर इसको
ए बोल देते हैं। तो इस पॉइंट से क्या करते हैं हम खसका उठाते हैं, तो खसका कुछ इस तरह से उठेगा, ठीक। ये डिस्टेंस दोनों बराबर होगी, ये C1 है अगर तो ये भी C1 होगी, और इसको हम A डैश नाम देते हैं। क्या क्या हमने, ये जीवा है, ठीक है, क्या है ये जीवा, जो टेंजेंट के पास, जो टेंजेंट से लगी हुई पहली जीवा होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम सब कॉर्ड बोलते हैं, उपजीवा के नाम से उसको हम जानते हैं, ठीक है। तो ये जो T1A है ये हमारी क्या उपजीवा होती है, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, इस लाइन को, ये पहला खसका उठ गया, ठीक है, पहला खसका उठ गया। अब हमको C1 की लंबाई ज्ञात करनी है, तो C1 की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, कहीं कहीं आगे जाके मिलेगा, हम मान लेते हैं यही मिलता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्योंकि एक वक्र बनेगा, क्या करेगा, वक्र बनेगा, वक्र मतलब एक सर्किल बनेगा, और ये सर्किल की परिधि होगी, कुछ वक्र ऐसे घूमता हुआ आएगा, तो इस सर्किल की परिधि होगी, ठीक है। ये परिधि क्या होता है, जो केंद्र पर बना कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। हमने एक पढ़ा हुआ था कि हाई स्कूल में पढ़ा हुआ, हाई स्कूल के पहले भी हम पढ़ते हैं कि जो केंद्र पर बना कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो ये क्या होगा, 2 अल्फा हो जाएगी, क्या 2 अल्फा, ये हमारा एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इस एंगल की, और ये हमारे पास डिस्टेंस आर है, ये हमारे पास डिस्टेंस आर है, इस अल्फ़ा और इस आर डिस्टेंस की मदद से क्या करते हैं हम C1 की लेंथ ज्ञात कर लेते हैं। तो C1 की लेंथ जो निकल के आती है वो क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, चूँकि क्या होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या हमारे पास होती है, ठीक है। क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा आप एक एक चीज़ें, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण हमारे पास 2 अल्फा है, चाप क्या हो जाएगा, ये T1A मतलब कि C1, और त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये R। तो यहाँ से C1 अगर हमको ज्ञात करना है, ठीक है, अगर यहाँ से हम अल्फ़ा एंगल ज्ञात करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं यहाँ से हम अगर अल्फ़ा एंगल ज्ञात करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा C1/2R। ये क्या हो, हमारे अल्फ़ा का मान, ये अल्फ़ा का मान निकल के आया, ठीक है। अब ये अल्फ़ा का मान जब निकल के आ गया हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, जो जीवा हमारे पास है, ठीक है, जीवा कौन सी, ये जो चाप, अब हम इसमें देखेंगे, क्या करेंगे इसमें देखेंगे, ठीक है, इसमें चाप क्या है, यहाँ पे हमारे पास A और A1 है, क्या सॉरी A डैश A है, A डैश A है, इसमें देखेंगे हमारे पास चाप है, ठीक है, चाप हमारे पास क्या है A डैश, इसको हम क्या करते हैं O1 से प्रदर्शित कर देते हैं, इसको हम O1 से प्रदर्शित करते हैं, O1 से प्रदर्शित करते हैं। अगर इस चाप की जो लेंथ है इसको हम O1 से प्रदर्शित करते हैं तो क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा का मान हमारे पास क्या निकल गया, अल्फ़ा बराबर O1 बटे, और इसकी त्रिज्या हमारे पास C1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा C1/2R बराबर O1/C1। तो यहाँ से हमको O1 खसके की लंबाई ज्ञात करनी कि खसका कितना हमको उठाना है, कितना खसका हमको उठाना है उसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, O1 बराबर हो जाएगा C1/2R। ये हमारा पहले खसके की लंबाई आ गई, क्या होगी, पहले खसके की लंबाई क्या आगे निकल के O1 बराबर C1/2R, ये प्रथम खसके की लंबाई हो गई। सेम इसी तरह से क्या करेंगे, सेम इसी तरह से क्या करते हैं हम, दूसरा खसका, तीसरा खसका, ठीक है, क्या क्या ये प्रथम खसके की लंबाई आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको मिटाते हैं, प्रथम खसका आएगा C1/2R। अब क्या करेंगे, इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ से क्या करेंगे, ये अल्फ़ा एंगल है, यहाँ से क्या करते हैं अल्फ़ा एंगल पे क्या करते हैं फिर से एक लंबाई। अब ये हमारे क्या था, सब कॉर्ड था, ये हमारे पास सब कॉर्ड था। अब पहला खसका जो होता है, ये जो पहली लंबाई होती है, पहली जो होती है इसको सब कॉर्ड बोलते हैं, इसकी लेंथ फिक्स नहीं होती है, इसकी लेंथ हमको एक बार करते, ये हमारे पास फिक्स लेंथ की होती है कि 20 मीटर हम मतलब कि चेन ले रहे हैं, अब 30 मीटर चेन ले रहे हैं, तो एक खसका जो होता है वो एक चेन के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, मान लेते हैं ये हमारा कुछ ऐसे है, ठीक है, इसको हम B1 B और B1 दे देते हैं, और ये अल्फ़ा हो गया।
फिर ये यहाँ पे आके मिलेगा, ठीक है। फिर ये यहाँ पे आके ये भी हमारा r डिस्टेंस हो जाएगा, इसको हम C2 मान लेते हैं और ये हमारा O2 हो जाएगा, ठीक है। अब तक हमारे पास क्या निकल के आया, ध्यान दीजिएगा। प्रथम खस का O1 बराबर C1 अपॉन में 2r, और द्वितीय खस का अब हम ज्ञात कर रहे हैं, मतलब कि दूसरा खस का ऑफसेट, खस का मीन्स ऑफसेट। ध्यान पता चल रहा ना आपको क्या हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, सॉरी, जो दूसरा खस का होगा वो दूसरा खस का क्या निकल के हमारा आएगा, क्योंकि ये हमको C2 ज्ञात करना है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या निकल के आएगा, जो C2 O2 निकल के आएगा, O2 हमको ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। O2 जो निकल के आएगा वो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, यहाँ से हमको लेंथ कितनी निकल के आएगी वो ध्यान देते हैं। जो O2 निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा कि C2 इंटू C1 प्लस C2 अपॉन में क्या था 2r, ये द्वितीय खस का निकल के आता है हमारे पास। क्या ये दूसरा खस का हमारे पास निकल के आ जाता है। सेम इसी प्रकार से हमारा तीसरा खस का, चौथा खस का, ध्यान दीजिए तीसरा खस का अगर बात करते हैं यहाँ पे, तृतीय खस का, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जब O2 हम निकालते तो C2 और इंटू C1 प्लस C2 किया गया ना, यहाँ पे O3 आता है C3 और C2 प्लस C3 और डिवाइडेड बाई 2r, ये क्या निकल गया है, ये हमारे पास तृतीय खस का निकल गया है। इसी प्रकार से जितने खस के होंगे, ठीक है, इसी प्रकार क्या होगा, जितने खस के होंगे वो हम ज्ञात करेंगे। फिर अगर चतुर्थ मतलब चौथा ज्ञात करना है, चतुर्थ खस का, जिसको हम O4 से प्रदर्शित करते हैं, ये क्या हो जाएगा C4 इंटू C3 प्लस C4 अपॉन में 2r, ये चौथा खस का निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा, और ध्यान दिएगा ये चौथा, पांचवा, छठवा, जो मिडिल के जितने खस के होंगे, जो बीच के जितने भी खस के होंगे, वो तो हम ऐसे निकालते चले जाएंगे। प्रथम खस का इस में से दूसरा, इस तीसरे, ऐसे बढ़ते हुए हम चले जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, लेकिन क्या होता है, जो अंतिम खस का होगा, जो एकदम लास्ट वाला खस का होगा, वो हम कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखते हैं। अंतिम खस का अगर हम बोल देते हैं, ठीक है, अंतिम खस का, चूँकि क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये T1 है, कहीं जाके ये T2 सेकेंड पॉइंट पे जाके मिलेगा T2 पे, ठीक है। तो T2 पे जो होगा, ये तो हमारा डिस्टेंस ये भी नहीं फिक्स है, ये फिक्स है, बीच वाली सारी फिक्स है, लेकिन किनारे नहीं फिक्स है। तो क्या होगा, अंत में क्या होगा, कितनी दूरी पर एक चेन दूरी बच रही है कि एक चेन से कम दूरी बच रही है, वो हमको ज्ञात करनी पड़ेगी। तो वो हम कैसे ज्ञात करें, जो अंतिम खस का होता है, वो अंतिम खस का हम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला, तो ON अगर उसको हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हम देखते हैं O4 अगर ज्ञात करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमको O4 ज्ञात करना है तो क्या कर रहे हैं हम, C4, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहे हैं, C4 C3 प्लस C4 अपॉन में 2r, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, CN मतलब जो खस का हमको ज्ञात करना वो, और इंटू में C जो उसके पहले वाला खस का, मतलब कि CN-1, ठीक है, प्लस में फिर वही खस का CN और अपॉन में 2r, ये लास्ट खस का होगा, nवां खस का, मतलब कि n क्या होगा यहाँ पे, नंबर्स ऑफ ऑफसेट, खस की संख्या, ये हो जाती है nवां, तो फिर लास्ट वाला अंतिम खस का। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें ON रहा तो क्या हो जाएगा, CN इंटू CN-1 प्लस CN डिवाइडेड बाई 2r, ये हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम खस का निकल के आ गया, ठीक है। ये क्या हमारा अंतिम खस का निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम प्रत्येक खस के को ज्ञात कर लेते हैं, और ये जो, क्योंकि हमारे पास एंगल दिया रहता है, और C1 C2 भी हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। C1 के लिए हमने आपको क्या, C1 C2 के लिए हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया
कि जो ज्ञात करते हैं चाप बराबर अल्फा बराबर C1/2R, ठीक है। अल्फा बराबर हमने बताया C1/2R, ऐसे ही C2/2R हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्या करते हैं हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह से क्या करते हैं हम वक्रों की निशानदेही करते हैं, किसकी कॉर्ड प्रोड्यूस। देख रहे हैं आप बार बार, ये जो जीवा है इस जीवा को आगे बढ़ाए, फिर इस पे खसका उठाए, फिर इस जीवा को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं, अब क्या करेंगे हम, फिर इस जीवा को आगे बढ़ाएंगे और फिर अल्फा एंगल पे ले जाएंगे, फिर यहाँ से खसका उठाएंगे, फिर ऐसे क्या करते हैं हम बनाते हुए चले जाते हैं जहाँ तक हमारा बनाना है, ठीक। तो ये क्या हुआ कि सेटिंग आउट ऑफ कर्व बाय ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस, मतलब कि जीवाओं की क्या बढ़ती जीवाओं से खसके उठाकर वक्रों की निशानदेही, ये हमारा थर्ड मेथड था जो कि था। ये लीनियर मेथड में 3 मेथड थे जो कि हमने आपको बताया। अब बात करते हैं आगे जो हमारा वो क्या है, वो आता है एंगुलर मेथड, ठीक है। एंगुलर मेथड कैसे हम करते हैं उसकी बात करते हैं। ये तो लीनियर मेथड है, आपने अपनी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। इसके आगे जो हमको पढ़ना है एंगुलर मेथड, ठीक है। एंगुलर मेथड भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो आपकी सिलेबस में दिया गया वो सिलेबस में केवल एक दिया गया है, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, अब हम बात करते हैं किसकी, एंगुलर मेथड ऑफ सेटिंग आउट ऑफ सिंपल कर्व, ठीक है। एंगुलर मेथड ऑफ सेटिंग आउट ऑफ सिंपल कर्व। तो इसके भी हमारे 3 मेथड्स होते हैं, कौन कौन से उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला रैंकाइन मेथड, ठीक है। क्या मतलब टेंजेंट ऑफ रैंकाइन, जिसको हम डिफ्लेक्शन एंगल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में लिखेगा रैंकिन की स्पर्शा या विक्षेप कोण मेथड, छेप कोण विधि, सॉरी। अगर दूसरी बात करते हैं तो दूसरी क्या रहती है मेरी, 2 थियोडोलाइट विधि। क्या 2 थियोडोलाइट विधि, मतलब 2 थियोडोलाइट मेथड, 2 थियोडोलाइट मेथड, 2 थियोडोलाइट विधि। इसी में अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट क्या जाता है, टाइकोमेट्री विधि। क्या टाइकोमेट्री विधि, इसको हम बेसिकली लिख सकते हैं थियोडोलाइट मेथड। तो थियोडोलाइट मेथड में हमारे 2 आते हैं, कौन कौन से, एक सिंगल थियोडोलाइट मेथड और एक आता है 2 थियोडोलाइट मेथड, 2 थियोडोलाइट मेथड। तो एक थियोडोलाइट जो मेथड होता है ये आपके सिलेबस में दिया गया है। क्या करते हैं, थियोडोलाइट करते हैं, थियोडोलाइट द्वारा क्या करते हैं हम एंगल को मेजरमेंट करते हैं, और यहाँ पे एंगुलर मेथड है तो यहाँ पे एंगल जाहिर सी बात है आपको दिया रहेगा, ठीक है। एक मिनट, आपकी अब थोड़ा ठीक होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हाँ हम बात कर रहे थे किसकी, एक थियोडोलाइट। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि एंगुलर मेथड है तो एंगुलर मेथड में हमारा एंगल को मेजर करके क्या करते हैं हम कर्व को बनाते हैं, लेकिन एंगल कैसे मेजरमेंट करेंगे। अब एक थियोडोलाइट मेथड है, एक थियोडोलाइट मेथड ही हमारे सिलेबस में दिया गया, तो क्या करेंगे थियोडोलाइट को हम रखेंगे, एंगल हमारे पास दिया रहेगा, थियोडोलाइट का रख के उस एंगल पर क्या करते हैं हम एंगल बनाते हैं। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले ना पढ़ा, क्या पढ़ा कि जीवाओं को क्रमिक, मतलब कि जीवाओं को उठाकर ऊपर उठाकर, उसी तरह से क्या होगा यहाँ पे एंगल को मेजर, वहाँ पे जीवाओं को नहीं उठाएंगे, यहाँ पे केवल एंगल मेजरमेंट करेंगे। हाँ 2
मतलब कि एक टेंजेंट है, टेंजेंट और जीवा के मध्य कितना एंगल है, उस एंगल पे क्या करेंगे हम कट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं एंगल को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा वैसे आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये हम आपको बता नहीं रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम भी होता है और बच्चों को याद, स्टूडेंट्स को याद भी नहीं होता बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस मेथड्स को हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। इसको अगर आप कहीं से मिलता है आपको तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ मतलब ये हुआ एंगुलर मेथड ऑफ सेटिंग आउट ऑफ सिंपल कर्व, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है, ठीक है। आज का जो टॉपिक नेक्स्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसके पहले जो हमने आपको बताया ना उस पर न्यूमेरिकल्स भी कभी कभी आते हैं एग्जाम में, लेकिन कभी कभी आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ठीक है, ये क्या हुआ, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में, ये हमने पढ़ा सिंपल कर्व के बारे में। अब हम बात करेंगे ट्रांजिशन कर्व। अब ट्रांजिशन कर्व क्या होता है उसकी बात अगर हम करते हैं, ठीक है। अब ट्रांजिशन कर्व की बात हम कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आता है ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व इसको संक्रमण वक्र बोल देते हैं हिंदी में, ठीक है। क्या बोलते हैं इंग्लिश, हाँ हिंदी में संक्रमण वक्र बोलते हैं और इंग्लिश में ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। तो जो ट्रांजिशन कर्व होता है बेसिकली वो कहाँ पे दिया जाता है, जैसे क्या हुआ हम जा रहे थे सीधी लाइन से जा रहे थे, सीधी, जैसे क्या हुआ ये हमारा हाईवे है, ये हम जा रहे थे सीधे और हमको यहाँ पे क्या करना था, ये टर्न करना था, हमको कुछ ऐसे इधर मुड़ना था, ठीक है, हमको इधर मुड़ना था। तो क्या हुआ, और हमारा चूँकि यहीं से क्या हुआ, हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको पढ़ा होगा आपने कि कर्व क्या होता है आपका कि बाह्योत्थान सुपर एलिवेशन दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो सुपर एलिवेशन दिया जाता है, सुपर एलिवेशन को उठाने के लिए बेसिकली क्या करते हैं हम ट्रांजिशन कर्व देते हैं। ट्रांजिशन कर्व जो होता है वो बेसिकली सुपर एलिवेशन को उठाने के लिए देते हैं। अब बीच में यहाँ तो हम सिंपल जो सर्कुलर कर्व पढ़े हमने, सिंपल सर्कुलर कर्व को यहाँ पे हम बीच में दे सकते हैं, ठीक है, सिंपल सर्कुलर कर्व को यहाँ पे हम बीच में दे सकते हैं। लेकिन किनारों पर चूँकि डायरेक्टली हम पूरा तो इस पर तुरंत ऐसे उठाना, जैसे ट्रेन की पटरी ये जा रही थी, जो हाईवे बना था ऐसे बना था, अब तुरंत तो हम इसको ऐसे उठा नहीं देंगे, ठीक है, नहीं बन पा रहा है, ठीक, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश कीजिए आप 2D में ही, ठीक है। तो क्या हुआ, तुरंत तो हम यहाँ पे सुपर एलिवेशन जैसे ऐसे जा रहा था, ऐसे हमारी पटरी जा रही थी, तुरंत तो हम ऐसे कर नहीं देंगे कि ऐसे जा रही है, देखिए ये ऐसे जा रही थी, अब यहाँ पे ऐसे दे नहीं देंगे, ऐसे मतलब ऐसे दे, ये ऐसे जा रही थी, इसको डायरेक्ट ऐसे दे नहीं देंगे ना, तो हमको क्या करेंगे ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐसे उठाना पड़ेगा, फिर ये जाके कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे उठाने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, ये हल्का सा आपको पता नहीं चलता, लेकिन क्या होता है ये बना होता है, ठीक है, ये क्या होता है बना होता है, ये आपको बहुत कम पता चलता है, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा आपका, ये ट्रांजिशन कर्व, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सर्कुलर कर्व, सर्कुलर कर्व, और ये भी हमारा क्या ट्रांजिशन कर्व। ये क्या होगा, हमारे दो ट्रांजिशन कर्व दिए जाते हैं दोनों तरफ। हमने आपको बताया इसका काम क्या होता है कि सुपर एलिवेशन को उठाने के लिए, ठीक है, सुपर एलिवेशन को उठाने के लिए मतलब कि ताकि ये जो सुपर एलिवेशन को जीरो से लेके, और एक चीज़ है जीरो से लेके उठाने तक, यहाँ पे क्या यहाँ से उठाना शुरू करता है, यहाँ से जैसे 0 1 2 3 4 हमको 5 मीटर का सुपर एलिवेशन देना है, सॉरी मतलब मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर हमको उठाना है, ठीक, मान लेते हैं हमको 10 सेंटीमीटर उठाना है सुपर एलिवेशन। क्या करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9, यहाँ तक क्या होगा हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, यहाँ तक 9 होगा। जैसे ही यहाँ पे हम पहुँचेंगे, ठीक, जैसे ही यहाँ पे हम पहुँचेंगे यहाँ पे 10 हमारा तुरंत हो जाएगा, ठीक। अगर 0 शुरू हुआ, 0 शुरू हुआ, 0 शुरू, ये यहाँ पे पूरा हो जाता है। यहाँ पे ये ऐसे पूरा हमारा क्या होता है, एक कर हो जाता है। यहाँ पे सुपर एलिवेशन पूर्णता हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे सुपर एलिवेशन सेम रहता है। जितना भी सिंपल कर्व जो हमारा सर्कुलर कर्व होता है, सर्कुलर कर्व पे जो सुपर एलिवेशन होता है वो हमेशा स्थिर रहता है, सेम रहता है। लेकिन जो ट्रांजिशन कर्व पर होता है वो वेरिएशन मतलब कि बदलता रहता है। जो ट्रांजिशन कर्व पर होता है सुपर एलिवेशन बायोत्थान जो होता है वो बदलता रहता है और सर्कुलर कर्व पर फिक्स रहता है। ये इसका अगर आप कार में एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल सर्कुलर कर्व एंड ट्रांजिशन कर्व, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसको हम आपको नेक्स्ट आगे बताएंगे, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी हम बताया कि ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, पहले ट्रांजिशन कर्व आपको बता दें, फिर हम इसके बारे में बताते हैं, बात करते हैं, ठीक है। अब क्या आपको समझ आएगा कि ट्रांजिशन कर्व क्या होता है। अब ट्रांजिशन कर्व को पूरा जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बायोत्थान मतलब कि सुपर एलिवेशन क्या होता है। सुपर एलिवेशन को हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ठीक है। आपको समझ में आया कि ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, ये आपको समझ में आया, ठीक है। ये क्या हुआ, ट्रांजिशन कर्व की डेफिनेशन। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो इसका क्या लिख सकते हैं, यह पैराबोलिक प्रकार का वक्र होता है जो वृत्तीय वक्र के दोनों छोरों पर इसकी स्पर्श रेखा व वक्रता के बीच दिया जाता है। इसे सीधी रेखा और सरल वक्र के मध्य डाला जाता है, ठीक है। क्या होता है, इसे सीधी रेखा और सरल वक्र के जो सिंपल कर्व हमने आपको बताया और जो स्ट्रेट हाईवे जाता है जहाँ पे कर्व मतलब सर्कुलर कर्व बन रहा है उन दोनों के बीच में डाला जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा ट्रांजिशन कर्व। डेफिनेशन लिख सकते हैं कि सिंपल सर्कुलर कर्व और स्ट्रेट लाइन और सिंपल सर्कुलर कर्व के बीच में जो कर्व बनाया जाता है उसको हम ट्रांजिशन कर्व कहते हैं। एक चीज़ और, इसकी जो त्रिज्या होती है, ये जो क्या होता है, ये ट्रांजिशन कर्व है, इसकी त्रिज्या हमेशा बदलती रहती है। इसकी त्रिज्या अनंत होती है। इसकी त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। ट्रांजिशन कर्व की जो त्रिज्या होती है वो अनंत होती है, लेकिन जो सर्कुलर कर्व की त्रिज्या होती है वो फिक्स होती है। इसकी त्रिज्या अनंत होती है, इसकी त्रिज्या फिक्स होती है। ये जब हम आपको अंतर में बताएंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम आपको बताएंगे कि क्या होता है अंतर, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में वो चीज़ आएगी, ठीक है। ये क्या हुआ, हम बात करते हैं सुपर एलिवेशन की बात कर लेते हैं हम। किसकी, सुपर एलिवेशन की बात कर लेते हैं, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सुपर एलिवेशन क्या होता है, जब कोई वाहन सीधे पथ पर चलता है इसके पहिए पर क्या होता है, लेटरल फोर्स नहीं लगता है। लेकिन जब कोई क्या होता है गाड़ी होती है वो सीधे मार्ग पर चल रही है तो इस पर कोई लेटरल फोर्स मतलब कि जैसे ऐसे हमारा रोड बना हुआ और गाड़ी ऐसे चल रही तो इस पर कोई इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता है, पहिए पर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता है। लेकिन जब ये ऐसे मुड़ेगा, जब ये ऐसे जाएगी ऐसे जब मुड़ेगा तो ये बाहर क्यों ढकेलने का कार्य करता है। क्या होता है, उसके जो व्हील्स होते हैं वो बाहर के भागने का प्रयास करते हैं। तो उस प्रयास को रोकने के लिए, बाहर को जाने के, बाहर पलटने से रोकने के लिए जो यहाँ पे अरेंजमेंट किया जाता है, हाईवे में जो अरेंजमेंट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसी को हम सुपर एलिवेशन बोल देते हैं, ठीक है। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आप लोग लिख दीजिए। अब केंद्रीय बल को उदासीन करने के लिए लिख लीजिए। अब केंद्रीय बल को उदासीन करने के लिए सड़क मार्ग व रेल मार्ग में बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे की अपेक्षा, बाहरी किनारे को अंदर के किनारों की अपेक्षा थोड़ा सा उठा दिया जाता है।
क्या होता है, थोड़ा सा उठा दिया जाता है। ठीक है, सड़क के इस बाहरी उठान को ही बाह्योत्थान या फिर सुपर एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि कोई गाड़ी क्या होगी, जैसे क्या हुआ, ये ऐसा कुछ बना हुआ और ये कोई गाड़ी बनी हुई है। अब क्या होगी, ये अगर ऐसे मुड़ रही है, ठीक है, क्या होगी, ऐसे मुड़ रही है तो क्या होगी, इस पर एक ये क्या होगी, इसका जो लोड होगा, ये W यहाँ पे काम करता है सीधे, मतलब कि ये थोड़ा सा ये W सीधे कार्य करता है। ठीक है, लेकिन ठीक है क्या होता है, ये W सीधे कार्य करता है और यार क्या, इधर अगर ये इनर एज हो गया किसका, रोड का, और ये आउटर एज हो गया, इधर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, सुपर एलिवेशन। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है, इसी फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इसी फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब कि उदासीन करने के लिए क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है CG। ठीक है, क्या होती है हमारी CG होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में भी क्या होगा, हमारा रिएक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा रिएक्शन फोर्स R कार्य करता है। ठीक है, और इसके बीच का जो ये एंगल होता है, इस एंगल को अगर हम थीटा बोल देते हैं, इस एंगल को थीटा बोल देते हैं, तो हमको कितना इस बाहरी किनारे को जो कितना उठाना पड़ेगा उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, वो फार्मूला क्या होता है, ठीक है, ये जो उठाया गया ना, हमने आपको बताया, इसी उठान को क्या बाह्योत्थान या फिर सुपर एलिवेशन बोलते हैं, जिसको हम E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है। कोई गाड़ी जब चल रही है, जैसे क्या करते हैं, आप जब गाड़ी चलाते हो, चूँकि आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, आप क्या गाड़ी चलाते हैं, जैसे किसी मोड़ पे आप मुड़ रहे हैं तो आप देखते हैं गाड़ी बाहर की ओर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब वहीं पे क्या होता है, जब बाहर की ओर भागने की कोशिश करती है, मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जब बाहर की ओर भागने की कोशिश, तो गाड़ी को ऐसे लटक जाती है, और उसका जो होता है वो सेंटर ऑफ जो वेट होता है, वो वेट क्या होता है, जो CG होता है, CG से थोड़ा सा किनारे लग जाता है, और उसी वेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए करते हैं हम, जो वेट है अगर सीधे है, ठीक है, अगर ये गाड़ी ऐसे इस प्लेन पर चलती, अगर ये गाड़ी इस प्लेन पर चलती, ठीक है, तो क्या होगा, ये वेट यहीं लगता, और क्या होता, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ये जो F है ये ज़्यादा हो जाता है, किससे, इसके वेट से, इसके ये वेट से क्या होता है, ये ज़्यादा हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मुड़ जाता, तो क्या होता है, ये बाहर की ओर चला जाता, तो बाहर की ओर ये चला जाता। लेकिन जब इसको हम आउटर एज को उठा दिए, तो आउटर एज को उठाने से क्या होगा, ये जो फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सीधे ना लग करके CG से थोड़ा सा और इस साइड में लगता है, और यहाँ पर क्या होता है, हमारा रिएक्शन फोर्स क्या करता है, इन दोनों के बीच का ये एंगल होता है थीटा, और ये क्या होता है, ठीक है, फिर ये अरेंजमेंट वहाँ पे जाता है। तो इस जो एलिवेशन होता है, इस एलिवेशन को ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, E बराबर, ठीक है, अब E बराबर क्या होता है, हमारे पास फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, ई बराबर जो फार्मूला हमारे पास निकल के आता है, एक मिनट आप लोग रुकेंगे,
क्या होता है, जो होता है बी वी स्क्वायर अपॉन 127R, ये होता है फार्मूला। ठीक है, नहीं, एक मिनट आप लोग रुकेंगे। ठीक है, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला बी वी स्क्वायर अपॉन में 127R। आप पूछेंगे आप सर ये बी क्या है और स्मॉल वी क्या है और ये आर क्या है। तो अगर इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो बी होता है, जो कैपिटल बी है, ये विड्थ ऑफ रोड, मतलब कि रोड है, जो रोड की चौड़ाई है, इसको क्या बोल देते हैं हम, जो नॉर्मल रोड है उसकी चौड़ाई क्या होती है, बी, कैपिटल बी होती है। और स्मॉल वी जो है वो क्या होता है, स्मॉल वी जो होता है वो इस वाहन की, जो ये गाड़ी है, इसकी क्या होती है, स्पीड होती है, इसकी क्या होती है, स्पीड होती है। और जो आर होता है, ठीक है, और जो आर होता है ये वक्र की त्रिज्या, यहाँ पे जो कर्व दिया जा रहा है, ये जो कर्व दिया जा रहा है, ठीक है, ये जो कर्व दिया जा रहा है, जो सर्कुलर कर्व है, इसका चूँकि रेडियस फिक्स है, तो इसका जो रेडियस होता है वो होता है क्या, हमारा आर होता है। मतलब कि यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो ये हमारा क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी को। ठीक है, अगर जितने ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतने ज़्यादा क्या होता है, हमको यहाँ पे सुपर एलिवेशन अधिक देने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए आप जितने धीमे चलेंगे उतने आपके लिए बढ़िया होगा। ठीक है, ये क्या हुआ, बी वी स्क्वायर 127R। अगर आप यहीं पे, ये क्या हुआ, हाईवे के लिए हुआ, किसके लिए, हाईवेज के लिए। अगर आप बात करते हैं यहीं पे रेलवे किसके लिए, ठीक है, अगर रेलवे में, क्योंकि हम करंट वहाँ पे भी सुपर एलिवेशन नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे जो लैंग्वेज होती है वो करंट यूज किया जाता है, क्या, सुपर एलिवेशन के लिए। तो वहाँ पे जी बी स्क्वायर अपॉन 127R होता है। ठीक है, यहाँ पे जी क्या होता है, सब चीज़ें वही, लेकिन जी क्या होता है, ये गेज ऑफ रेल। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा गेज ऑफ रेल हो जाता है। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हमारा सुपर एलिवेशन। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है किसको, जो हमारा क्या, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड करते हैं उसके क्या क्या लाभ हो जाते हैं। लाभ तो आपको पता है कि जो वाहन होते हैं वो उलटने का भय जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, और बाकी चीज़ वाहनों की सीधी मार वाली गति वक्र पर भी रखी जाती है। जैसे क्या होता है, आप चल रहे हैं 60 की स्पीड में, अगर आप जो सीधे लाइन है इस लाइन पे आप 60 की स्पीड में चल रहे हैं, तो अगर सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड किया गया है तो आप ये जो कर्व पर 60 की स्पीड में नहीं चल पाएंगे। अगर 60 की स्पीड में चलेंगे तो आप लेके धड़ाम से गए खेतारी में, ठीक, खेत में आप लेके चले जाएंगे, खेत जो भी साइड में रहे वहाँ पे आप चले जाएंगे। चूँकि क्या होता है, आपकी जो स्पीड है स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट रोड पे जो स्पीड है, उस स्पीड को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं हम, सुपर एलिवेशन वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। एक तो क्या होगा, गाड़ी के पलटने का भय खत्म होता है, दूसरा क्या होता है कि स्पीड बनाए रखता है, जो स्ट्रेट रोड पे होता है वही स्पीड यहाँ पे भी होता है। ठीक है, और अगर थर्ड हम बात करते हैं कि जो पहिए का जो भार होता है, ठीक है, वो टायरों और स्प्रिंगों का घिसन समान होता है। ठीक है, सड़क सतह टूट फूट कम हो जाती है। सड़क सतह क्या होती है, वो टूटते फूटते कम है। जब वहाँ पे घर्षण फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो सड़क सतह भी क्या होगी, हमारी कम टूटे फूटेगी, मतलब कि सड़क भी लॉन्ग टाइम तक चलेगी। ठीक है, सड़क यात्रा सुरक्षित व सुखदायक हो जाती है। वक्र पर जल निकासी बहुत अच्छी हो जाती है। जो वक्र होते हैं वहाँ पे चूँकि ढाल दे दिया जाता है, तो ढाल जब दे दिया जाता है तो जो पानी बरसेगा, पानी क्या होता है सीधे नीचे चला आता है इस साइड, तो वहाँ पे जल निकासी व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये क्या हुआ, ये बात होगी किसकी, सुपर एलिवेशन की। ठीक है, आई होप कि आपको सुपर एलिवेशन समझ में आएगा। आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, कि कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के जो ट्रांजिशन कर्व होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांजिशन कर्व की बात हम करते हैं। ठीक, अगर ट्रांजिशन कर्व के लाभ देखें तो ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, आज हम बात करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले बात कर लें ट्रांजिशन कर्व, टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ये आपको आयोग की बाह्योत्थान जो सुपर एलिवेशन है वो समझ में आया होगा।
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम बात करते हैं ट्रांजिशन कर्व की, तो ट्रांजिशन कर्व जनरली 3 प्रकार के होते हैं। एक क्यूबिक पैराबोला, एक बर्नौलीज लैम्निस्केट, और नेक्स्ट होता है वो स्पाइरल, क्यूबिक स्पाइरल या फिर क्लोथॉइड और क्लोथॉइड। ठीक, क्या होता है? ये होता है कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्यूबिक स्पाइरल हमने बोला ना, क्यूबिक स्पाइरल, और इसको हम क्लोथॉइड भी बोलते हैं, क्लोथॉइड। अब अगर हम इसको बनाना चाहें तो ये किस प्रकार का होता है? ठीक है, ठीक है, इस तरह से होता है। ये क्या है? ध्यान दीजिए आप, ये क्यूबिक पैराबोला, ये बर्नौलीज लैम्निस्केट, और ये क्या होता है? ये हमारा हो गया क्यूबिक स्पाइरल क्लोथॉइड। ठीक है, ये 3 कर्व हमारे होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, आपकी जानकारी आपको पसंद आई, जितनी भी हमने आपको बताई सारी चीज़ आपको समझ में आई। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस सेशन का फ़ायदा मिल सके। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।